हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नई क्लास इकोनॉमिक्स की। दोस्तों हमारी 5 क्लासेज इकोनॉमिक्स की कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेज को नहीं देखा है तो उन क्लासेज को जरूर से वॉच कीजिए। दोस्तों कंप्लीट क्लासेज को आपको देख के जाना जब आप दिल्ली पुलिस की एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो कल 3 शिफ्ट हुई थी उसके अंदर जो 5 से 6 क्वेश्चन का आपका रेशियो रह रहा था। कितने दोस्तों? 5 से 6 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे थे। और दोस्तों उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो अपनी क्लासेस से हैं। जो अपन ने 5 क्लासेस ली हैं उन्हीं 5 क्लासेस में से अपने 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अपने चैनल पे हो चुकी हैं। उन सभी को आपको वॉच करना है और उन सभी को आपको देख के जाना है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली जो भी क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लासेज को, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ही कम समय में ये आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि दोस्तों 10 घंटे की, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हम इकोनॉमिक्स को 12 घंटे के अंदर, कितनी देर के अंदर दोस्तों? 12 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हम 15 क्लासेस लेंगे, जिसमें से लगभग आपकी 15 क्लास के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स को हम कंप्लीट करवा देंगे। आज हमारी दोस्तों 6ठी क्लास रहने वाली है, 6th क्लास हमारी रहने वाली है। तो क्लास की लिंक को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर आज हम एक टॉपिक, स्पेशल टॉपिक है गरीबी। क्या टॉपिक है दोस्तों? गरीबी जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। गरीबी या पॉवर्टी, गरीबी या पॉवर्टी को हम पढ़ने वाले हैं। यहां से आपको अपनी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और लेंथी टॉपिक भी है दोस्तों। बात करूं अगर हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें सबसे लेंथी अपना टॉपिक रहेगा गरीबी, पॉवर्टी, जो आज का टॉपिक है अपना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने एक वर्ड देखा, गरीबी या पॉवर्टी। तो गरीबी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं गरीबी की डेफिनेशन कि गरीबी होती क्या है। तो गरीबी दोस्तों वह स्थिति है, वह स्थिति जिसमें वह स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। आवश्यकताओं की दोस्तों क्या नहीं होती है? पूर्ति नहीं होती है। वो क्या कहलाती है दोस्तों? गरीबी कहलाती है। और जिस आदमी या जिस व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है वह व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? गरीब कहलाता है। और वह स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? वह कंडीशन गरीबी कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस प्रकार समझ सकते हैं, विच कंडीशन ए पर्सन्स बेसिक नीड्स आर इनकम्प्लीट कॉल्ड पॉवर्टी। कि जब एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड है वो इनकम्प्लीट रहती है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको पॉवर्टी कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपकी गरीबी है उसके कितने टाइप है, कितने प्रकार की आपकी गरीबी होती है। तो दोस्तों जो आपकी गरीबी है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की गरीबी होती है दोस्तों। पहली जो गरीबी आती है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। क्या बोलते हैं दोस्तों? निरपेक्ष गरीबी। एक होती है दोस्तों सापेक्ष गरीबी। एक तो हम लोगों ने पढ़ी निरपेक्ष गरीबी, एक हम पढ़ेंगे सापेक्ष गरीबी। 2 टाइप की गरीबी होती है, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष गरीबी। अभी बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है दोस्तों? निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, वो स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। अभी बात करते हैं जो निरपेक्ष गरीबी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो निरपेक्ष गरीबी है उसे एचडीआर गरीबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एचडीआर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे एचडीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एचडीआर कहा जाता है। अभी बात करते हैं जो आपका
HDR है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हेड काउंट रेशियो। क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों? हेड काउंट रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है, और HDR हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है जो आपकी निरपेक्ष गरीबी है उसका मापन किस आधार पे किया जाता है? तो जो निरपेक्ष गरीबी है उसका मापन किस आधार पे होता है दोस्तों? इसका जो मापन है वो होता है गरीबी रेखा के आधार पे। गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, किसके ऊपर दोस्तों? पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? निरपेक्ष गरीबी का अध्ययन किया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? आपकी निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। अभी बात करते हैं दोस्तों आपका जो सापेक्ष गरीबी है वो क्या होती है? तो दोस्तों सापेक्ष गरीबी दो विभिन्न आय वर्गों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक कोई मान लीजिए अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, और या कोई मिडिल क्लास फैमिली का आदमी मान लीजिए और एक अमीर आदमी मान लीजिए, तो उन दोनों के बीच में एक आय वर्ग है, एक की आय ज्यादा है एक की आय कम है। तो इन जो आय वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन है वो किसके अंदर होता है दोस्तों? सापेक्ष गरीबी में। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? विभिन्न आय वर्गों के तुलनात्मक गरीबी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सापेक्ष गरीबी कहलाता है। किन्हीं भी दो विभिन्न आय वर्गों के बीच में गरीबी का अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाता है? आपका सापेक्ष गरीबी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो सापेक्ष गरीबी है उसका अध्ययन या मापन किस आधार पर किया जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो निरपेक्ष गरीबी है उसका जो अध्ययन है या मापन है वो किस आधार पे होता है दोस्तों? तो जो निरपेक्ष गरीबी है उसका आधार है गरीबी रेखा। क्या है दोस्तों? पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। उसी प्रकार से जो इसके मापन का आधार है सापेक्ष गरीबी के, वो दो आधार पे इसका मापन होता है। पहला जो आधार है वो लिखेंगे आप लोरेंज वक्र। क्या लिखेंगे दोस्तों? लोरेंज वक्र। और दोस्तों सेकंड आप लिखेंगे गिनी गुणांक। क्या लिखेंगे दोस्तों? गिनी गुणांक। अगर बात करूं इंग्लिश में तो गिनी कोफिशिएंट और लोरेंज कर्व का जो कैलकुलेशन है वो सापेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों आपका जो लोरेंज गुणांक है और गिनी गुणांक है इनका कार्य क्या है? तो दोस्तों ये विभिन्न आय वर्गों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी किसके बारे में दोस्तों? गरीबी रेखा के बारे में, कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। किसके बारे में बात करनी है दोस्तों? हमें पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के बारे में बात करनी है। तो देखिए एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम गरीबी रेखा के बारे में। किसके बारे में? गरीबी रेखा के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉवर्टी लाइन। इसको आप सभी ने एक नाम सुना है बीपीएल का। किसका नाम सुना है दोस्तों? बीपीएल का। और एक एपीएल का नाम सुना है। अभी बात करते हैं कि एपीएल और बीपीएल क्या होती है, क्योंकि इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। यहां से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार तो इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैं एक आंकड़ा रखता हूं 500 रुपए का। कितना आंकड़ा रखा दोस्तों मैंने? 500 रुपए का। कि 500 रुपए एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए बहुत है, काफी है, एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है 500 रुपए में। अभी बात करते हैं एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो 450 रुपए कमा रहा है या 499 रुपए कमा रहा है, तो वो कहां पे आएगा दोस्तों? बीपीएल के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा दोस्तों? बीपीएल के अंदर। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होती है दोस्तों? बिलो पॉवर्टी लाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 500 से ज्यादा रुपए कमा रहा है। क्या कमा रहा है दोस्तों? 500 से ज्यादा रुपए कमा रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा दोस्तों? वो आएगा आपका एपीएल में। एपीएल की अभी फुल फॉर्म की बात करें तो वो होती है अबव पॉवर्टी लाइन। एपीएल की हिंदी में बात करें तो गरीबी रेखा के ऊपर, और बीपीएल की बात करें तो गरीबी रेखा के नीचे। दोस्तों ये दोनों भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं
इनका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। अभी बात करते हैं जो आपकी गरीबी रेखा है वो क्या होती है। तो दोस्तों गरीबी रेखा वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को जीवन यापन के लिए न्यूनतम स्तर की पूर्ति न हो वो क्या कहलाती है दोस्तों, गरीबी रेखा। मान लीजिए अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि 500 रुपए मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए जीवन यापन के लिए बहुत है, अगर वो उससे नीचे रहता है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, गरीबी रेखा कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी जो गरीबी रेखा है उसका जो मापन है वो कौन करता है। तो मापन करने वाली दोस्तों एक संस्था है, आप सभी ने नाम सुना होगा, नीति टास्क फोर्स। कौन करता है दोस्तों, नीति टास्क फोर्स। ये इसका क्या कौन करता है दोस्तों, मापन करता है। अभी बात आती है कि इसके मापन करने के लिए इसको आंकड़े अवेलेबल कौन करवाता है। क्या दोस्तों, आंकड़े अवेलेबल कौन करवाता है। तो दोस्तों जो गरीबी रेखा है उसको मापने के लिए जो आंकड़े अवेलेबल करवाता है वो करवाता है आपकी एक संस्था है NSSO। इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, एक बार फिर से बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, इनका नाम आपने सुना। लेकिन दोस्तों एग्जाम में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में जान लीजिए कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग लिखेंगे कि मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए किसके बारे में बात करनी है हमें, मूलभूत आवश्यकता। इसके बारे में बात करनी है दोस्तों, मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स, इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इसको बेसिक नीड्स। क्या क्या है व्यक्ति की एक जीवन जीने के लिए। तो इसके अंदर हम पहली बार जो बात आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो आपका है आवास। क्या है दोस्तों, आवास। कि आपके पास रहने के लिए मकान है या नहीं है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, वो आपकी मूलभूत आवश्यकता है। सेकंड बात करें तो वो आपका आता है कपड़ा। क्या आता है दोस्तों, कपड़ा। कि आपके पास पहनने को कपड़े हैं या नहीं, वो भी आपकी मूलभूत आवश्यकता में है, बेसिक नीड्स के अंदर आता है। तीसरा हम बात करें तो दोस्तों आपका आता है भोजन। कि आपके पास अपना जीवन यापन करने के लिए 2 समय का भोजन आपको पर्याप्त है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो आपकी क्या है दोस्तों, बेसिक नीड्स है। आपका भोजन मिलना, कपड़ा मिलना और आवास, ये तीनों आपकी बेसिक नीड्स, फंडामेंटल जो आपकी नीड्स है उसके अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी गरीबी रेखा है उसका मापन करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग जो समितियां बनाई गई थी, कमेटियां बनाई गई, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समिति के बारे में कि कौन कौन सी समितियां गरीबी रेखा का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। तो आपकी जो पहली समिति रहेगी वो रहेगी, आपकी जो पहली समिति है वो है YK अल्लाह समिति। कौन सी है दोस्तों, YK अल्लाह समिति। अभी दोस्तों बात आती है कि जो आपके YK अल्लाह समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1971 में। कब हुआ था दोस्तों, 1971 में YK अल्लाह समिति का गठन होता है। अभी बात आती है दोस्तों कि YK अल्लाह समिति ने अपनी पहली गरीबी के ऊपर रिपोर्ट कब जारी की। तो पहली रिपोर्ट क्या लिखेंगे आप सभी लोग, पहली रिपोर्ट कब जारी की। तो दोस्तों इस समिति ने अपने गठन के 8 साल के बाद में, कितने साल बाद में, 8 साल बाद में अपनी पहली रिपोर्ट 1979 के अंदर जारी की थी। कब की थी दोस्तों, 1979 के अंदर। अभी बात करते हैं दोस्तों इस जो समिति थी इसके जो सर्वे करने का जो आधार था वो आधार क्या था। तो दोस्तों जो आधार था इसकी सर्वे का आधार, क्या दोस्तों, सर्वे का आधार। तो दोस्तों आपको आधार का पता होना चाहिए, आधार से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि वही के अल्लाह समिति के जो रिपोर्ट जारी की उसने 1979 में, उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था कैलोरी। क्या था? कैलोरी। एक दिन में, एक दिन या एक महीने में, एक दिन या एक माह में व्यक्ति द्वारा ली गई कैलोरी, व्यक्ति द्वारा ली गई कैलोरी, ली गई कैलोरी। अभी दोस्तों कैलोरी क्या होती है? आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा कैलोरी का, कि आप कोई भोजन लेते हैं तो उससे आपको मान लीजिए 100 कैलोरी प्राप्त होती है। आप जब रनिंग करते हैं तो आपकी मान लीजिए 20 कैलोरी रनिंग के समय कम होती है। इस प्रकार से आपने जरूर सुना होगा, वही कैलोरी है दोस्तों ये। इसी के बेसिस पे वाई के अल्लाह समिति ने 1979 के अंदर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी। अभी बात आती है कि इसने कितनी कैलोरीज रखी। तो दोस्तों इसने जो कैलोरीज की रिपोर्ट जारी की उसके अंदर अपनी रिपोर्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अपनी जो रिपोर्ट आई उसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया? दो पार्ट के अंदर। जो पहला पार्ट रखा उसने ये रखा शहरी लोगों के लिए, इसके लिए रखा शहर के लिए। दूसरा रखा अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पहला शहरी क्षेत्र के लिए, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इसने जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए कैलोरीज रखी थी 2100। कितनी रखी दोस्तों? 2100 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज रखी। और दोस्तों जो आपका ग्रामीण क्षेत्र था इसके लिए इसने रखी थी 2400 कैलोरीज, 2400 कैलोरी पर डे। और इसके अंदर 2100 कैलोरी पर डे इसने रखी थी कि अगर कोई व्यक्ति शहर के अंदर रह रहा है और वो 2100 कैलोरी पर डे ले रहा है या इससे अबोव ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के अबोव है, एपीएल के अंदर आता है, अबोव पॉवर्टी लाइन। और अगर वो 2100 कैलोरी से कम ले रहा है शहरी क्षेत्र के अंदर रह के तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। और शहरी, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि शहर के अंदर रहने वाले लोग कम मेहनत करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में। तो ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है काम, क्योंकि वो काम ज्यादा करते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई आदमी 2400 कैलोरी से कम ले रहा है तो वो बीपीएल के अंदर आएगा। अगर 2400 से अबव ले रहा है तो वो किसके अंदर आएगा दोस्तों? आपका एपीएल के अंदर आता है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी सेकंड समिति आती है वो है आपकी डीटी लकड़वाला समिति। हम लोगों ने कौन सी समिति पढ़ी दोस्तों? वाई के अल्लाह समिति हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट जो अपनी समिति आती है वो है डीटी लकड़वाला, डीटी लकड़वाला समिति। कौन सी आती है दोस्तों? डीटी लकड़वाला समिति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीटी लकड़वाला समिति ने किस बेसिस पे गरीबी का अध्ययन किया, किस बेसिस पे इसका जो गठन है वो हुआ, इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी की थी, सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसका गठन कब हुआ। तो दोस्तों जो ये समिति है इसका गठन कब होता है? 1989 के अंदर। कब होता है? 1989 के अंदर इसका गठन होता है। अभी बात करते हैं दोस्तों जिस प्रकार से अपनी पहली समिति वाई के अल्लाह समिति, उसने जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी वो 1979 के अंदर जारी की थी। तो जो ये समिति है इसका जो डीटी लकड़वाला समिति है इसका गठन तो 1989 के अंदर हो गया, लेकिन इसने जो अपना एनालिसिस करके अपने आंकड़ों के आधार पे जो पहली रिपोर्ट जारी की वो कब की? तो पहली रिपोर्ट जारी कब की? तो दोस्तों इसने गठन के 4 साल के बाद में अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी 1993 के अंदर। 1993 में इसने अपनी पहली जो रिपोर्ट है वो जारी की थी। और दोस्तों इसका जो आधार था, क्या दोस्तों? जो आधार था इसके वो था दोस्तों आपका उपभोक्ता, क्या था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या था दोस्तों? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका बेस था, जिसके आधार पे डीटी लकड़वाला समिति ने अपनी जो गरीबी के लिए रिपोर्ट थी वो 1993 के अंदर जारी की थी। अभी बात करते हैं दोस्तों इसने किस बेसिस पे की। तो इसने दोस्तों शहरों के अंदर जो उद्योग थे, शहरों के अंदर दोस्तों क्या थे? उद्योग, उसके बेसिस पे। और दोस्तों जो गांव थे या ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ली, गांव या ग्रामीण क्षेत्र की, तो इसमें यहां कृषि के आधार पर, कृषि के आधार पर, कृषि के आधार पर और उद्योग के आधार पर शहर में, उद्योग के आधार पर शहर में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे 1993 के अंदर। नेक्स्ट जो अपनी समिति आती है वो है अपनी
सुरेश तेंदुलकर समिति। दो समिति हम लोगों ने पढ़ ली। तीसरी आती है अपनी सुरेश, कौन सी दोस्तों? सुरेश तेंदुलकर तेंदुलकर समिति। कौन सी आती है दोस्तों? सुरेश तेंदुलकर समिति। अभी बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो सुरेश तेंदुलकर समिति है उसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जो आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति है उसका गठन होता है 2005 के अंदर। कब होता है दोस्तों? गठन 2005 के अंदर हो जाता है। कौन सी समिति का दोस्तों? अपनी तीसरी समिति सुरेश तेंदुलकर समिति। दो समितियां हम लोगों ने पहली पढ़ी, कौन कौन सी दोस्तों? वाहिकेला समिति, जिसकी स्थापना 1971 के अंदर, अपनी जो पहली रिपोर्ट है वो कब जारी करती है? 1979 के अंदर वो जारी करती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी डीटी लकड़वाला समिति, उसकी स्थापना 1989 के अंदर, पहली रिपोर्ट जारी करती है अपनी 1993 के अंदर। अभी तीसरी जो अपनी समिति है वो है सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसकी स्थापना होती है दोस्तों 2005 के अंदर, और जो अपनी पहली रिपोर्ट जारी करती है, क्या करती है दोस्तों? रिपोर्ट जारी करती है, वो अपनी स्थापना के 4 साल बाद 2009 के अंदर जारी करती है। इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि पहली जो रिपोर्ट थी वो 8 साल बाद जारी हुई। पहली समिति की रिपोर्ट 8 साल बाद में, दूसरी की रिपोर्ट उसके आधे साल बाद में रिपोर्ट जारी हो गई, और नेक्स्ट की भी 4 साल में, 8-4-4 स्थापना के, पहली जो समिति थी उसकी स्थापना के 8 साल बाद में, दूसरी में 4 साल बाद में, तीसरी में 4 साल बाद में इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? रिपोर्ट जारी हो जाती है, 2009 के अंदर होती है। अभी बात आती है दोस्तों कि जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी इसने गरीबी रेखा का कितना प्रतिशत बताया कि भारत में कितने लोग गरीब हैं, कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो आप सभी लिखेंगे भारत में इस समिति के अनुसार, समिति के अनुसार 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गरीबी रेखा के नीचे थे। कितने थे दोस्तों? 21.9%। और दोस्तों जो ये आपकी समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। और दोस्तों अभी बात आती है कि आपका जो ये सुरेश तेंदुलकर समिति है इसका जो बेसिस है वो क्या रहा था, इसके अध्ययन का बेसिस क्या रहा? तो दोस्तों इसके जो बेसिक आधार रहा था, बेस आधार रहा, वो रहा मासिक आधार में आप लिखेंगे कि इसके जो गणना का, कैलकुलेशन का आधार रहा अपनी रिपोर्ट जारी करने का, वो रहा मासिक न्यूनतम उपभोग, मासिक न्यूनतम उपभोग, कि एक महीने में एक व्यक्ति के द्वारा कितना रुपया काम में लिया जाए, वो उसका क्या हो गया दोस्तों? मासिक न्यूनतम उपभोग हो गया। अभी बात करते हैं, इसने भी शहरों के लिए अलग से जारी किया था और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए अलग से जारी किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका जो कॉस्ट आती है पर व्यक्ति की, पर मंथ की, वो ज्यादा आएगी, शहरी लोगों की ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पे खर्चे ज्यादा है, उनको ज्यादा सामान लेके आना पड़ता है बाहर से। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कृषि पे आधारित रहते हैं, तो उनको कम सामान की आवश्यकता होती है, कम रुपयों की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसने रखे 816 रुपए पर मंथ। कितने रखे दोस्तों? 816 रुपए पर मंथ। और जो आपका शहरी क्षेत्र था उसके लिए रखे थे 1000 रुपए पर मंथ। कितने रखे थे दोस्तों? 1000 रुपए पर मंथ इसने अपनी न्यूनतम, मासिक न्यूनतम उपभोग के अंदर रखे थे। नेक्स्ट जो दोस्तों हम बात करेंगे वो करेंगे सी रंगराजन समिति के बारे में। और दोस्तों जो अपनी लास्ट समिति रहेगी सी रंगराजन समिति रहेगी, जिसने गरीबी का अध्ययन किया था। और 3 समिति हम लोगों ने पढ़ ली और आई होप आपको तीनों समझ में आ गई होगी। आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना दोस्तों। तीनों समितियों के नाम, उनका गठन का वर्ष, उनका जो आधार था, वो रिपोर्ट कब जारी की, और दोस्तों जो अपनी तीसरी समिति है उसके अंदर ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और बहुत बार क्वेश्चन भी बन चुका है दोस्तों यहां से कि 21.9% गरीबी रेखा कौन सी समिति के अनुसार थी? तो वो थी सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार। और दोस्तों जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो इसका बहुत विरोध हुआ, और ये रिपोर्ट का विरोध होने के कारण एक नई समिति का गठन होता है, और उस समिति का जो नाम है वो है सी रंगराजन समिति। क्या नाम है दोस्तों? सी रंगराजन समिति।
जो अपनी चौथी समिति है उसका क्या नाम है? सी रंगराजन, सी रंगराजन समिति। तो आपकी चौथी समिति कौन सी है दोस्तों? सी रंगराजन समिति। बात आती है इस समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जो आपकी सी रंगराजन समिति है इसका गठन होता है 2012 के अंदर। कब होता है दोस्तों? 2012 के अंदर इस समिति का गठन किया जाता है। और दोस्तों जो आपकी सी रंगराजन समिति है वो गरीबी की तुलना करने वाली, जो गरीबी का अध्ययन करती है वो लास्ट समिति है। चारों समिति हम लोगों ने पढ़ ली। पहली हम लोगों ने पढ़ी थी वाई के अल्लाह समिति, दूसरी पढ़ी थी हम लोगों ने बीटी लकड़वाला समिति, तीसरी पढ़ी थी हमने सुरेश तेंदुलकर समिति, और चौथी हम लास्ट और जो फाइनल है अपनी सी रंगराजन समिति उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी बात आती है गठन 2012 के अंदर हो जाता है, सॉरी 2012 के अंदर रिपोर्ट कब जारी होती है कि समिति की रिपोर्ट कब जारी होगी? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो यही है। तो जो रिपोर्ट जारी करती है वो 2 साल बाद में 2014 में ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। और दोस्तों जो इसका बेस रहता है क्या रहता है दोस्तों? बेस आधार। वो आधार क्या रहता है? आधार रहता है इसका दोस्तों मासिक न्यूनतम उपभोग, मासिक न्यूनतम उपभोग व्यय कि एक महीने में व्यक्ति के द्वारा कितना खर्चा किया जाए, वो इसका आधार था। और वही दोस्तों जो ये सेम आधार है वो कौन सी समिति था अपनी जो तीसरी नंबर की समिति पढ़ी उसका भी यही आधार था। और तीसरी समिति हम लोगों ने पढ़ी थी सुरेश तेंदुलकर समिति। अभी बात करते हैं दोस्तों इसने जो आय रखी कि शहरी लोगों के लिए कितना चाहिए वो कितनी थी। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था सुरेश तेंदुलकर समिति के लिए शहरी लोगों के लिए 1000 रुपए, और जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए हमें कितने रुपए चाहिए दोस्तों? ग्रामीण लोगों के लिए 816 रुपए चाहिए। उसी प्रकार इसके अंदर जो शहरी लोग हैं उसके लिए कितने रुपए चाहिए? तो दोस्तों जो शहरी लोग हैं उनको 1407 रुपए पर मंथ, 1407 रुपए पर मंथ। और दोस्तों जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के लिए दोस्तों कितने रुपए चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र वाले जो है उनके लिए केवल 972 रुपए, 972 RS पर मंथ, 972 रुपए चाहिए। अभी बात देखते हैं दोस्तों शहरी क्षेत्र के लिए कितना है दोस्तों? 1407। ग्रामीण क्षेत्र के लिए है आपका 972। और दोस्तों जो आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति थी उससे रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी उसके अंदर गरीब लोग कितने थे? भारत के अंदर गरीब लोग कितने थे? सुरेश तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग थे 21.9%। कितने थे दोस्तों? 21.9%। अभी बात करते हैं आपकी जो सी रंगराजन समिति है उसके अकॉर्डिंग कितने गरीब लोग हैं? तो आप सभी नोट डाउन करेंगे। इस समिति के अनुसार कितने लोग गरीब थे? इस समिति के अनुसार 29.5% लोग बीपीएल के अंदर थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे। कितने लोग थे? 29.5। और सुरेश जो तेंदुलकर समिति थी उसके अंदर थे 21.9%। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एनएनपीआई की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एनएनपीआई क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है। एनएनपीआई की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है दोस्तों। किसकी दोस्तों? एनएनपीआई। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो नेशनल मल्टीफ्लेक्टेड पोवर्टी इंडेक्स। क्या होती है दोस्तों? नेशनल मल्टीफ्लेक्टेड पोवर्टी इंडेक्स। और हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? फुल फॉर्म हो जाएगी। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एसएससी के अंदर, तो न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका एनएनपीआई है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? तो दोस्तों जो इसको जारी करता है वो है अपना नीति आयोग। कौन जारी करता है दोस्तों? नीति आयोग। कौन जारी करेगा इसको? नीति आयोग इसको जारी करता है। नेक्स्ट बात आती है कि ये कितने सूचकांक पे आधारित है, कितने आयाम है इसके और कितने संकेतक है।
यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो आप सभी नोट डाउन करेंगे। 3 आयाम पे आधारित है। कितने आयाम पे? 3 आयाम पे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 3 आयाम कौन कौन से हैं। एक बात है कि 12 संकेतक। कितने संकेतक है? 12 संकेतक। 12 इंडिकेटर पे जो अपनी गरीबी है उसका सूचकांक ये जारी करता है नीति आयोग। कितने संकेतक पे? 12 संकेतक पे, 3 आयाम पे। अभी बात आती है कि आपके 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो आपका जो पहला आयाम आता है वो है आपका स्वास्थ्य। क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य। आपकी हेल्थ कैसी है ये इस पे आधार करता है, बेसिस है। नेक्स्ट आपका जो आयाम है वो है शिक्षा, लिटरेसी रेट। क्या दोस्तों? लिटरेसी रेट। फिर आपका जीवन स्तर। क्या है दोस्तों? जीवन स्तर। क्या है दोस्तों? जीवन स्तर। और दोस्तों अभी बात करते हैं आपके 3 आयाम कौन कौन से हुए? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अभी बात करते हैं कि 2023 में नीति आयोग ने जो ये एनएनपीआई सूचकांक जारी किया, इसके अकॉर्डिंग सबसे गरीब राज्य, सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य, तो आपका सबसे जो गरीब राज्य है वो है आपका दोस्तों बिहार। कौन सा है दोस्तों? बिहार। फर्स्ट नंबर पे बिहार और सेकंड पे दोस्तों आपका आ जाता है झारखंड। कौन सा आता है दोस्तों? झारखंड सबसे गरीब है और बिहार उससे पहले 1 नंबर पे, 2 नंबर पे झारखंड सबसे गरीब है। अभी बात आ जाती है सबसे अमीर राज्य। सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो सबसे अमीर जो राज्य है दोस्तों वो है केरल। कौन सा है दोस्तों? केरल। और केरल से आपको एक बात और याद रखनी है कि केरल गरीबी के अंदर ही नहीं, पैसों के अंदर ही सबसे अमीर नहीं, बल्कि जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर। क्या दोस्तों? साक्षरता दर, शिक्षा दर, वो भी वहां की बहुत ज्यादा है। अभी दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 3 आयाम पे गरीबी सूचकांक का अध्ययन किया जाता है, उसमें एक शिक्षा भी था। तो आप सभी देख सकते हैं बिहार के अंदर लिटरेसी रेट सबसे कम, तो ये सबसे गरीब राज्य भी है। केरल के अंदर लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो ये सबसे अमीर राज्य भी है। तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जीवन स्तर का, रहने का जो तरीका है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है अपनी गरीबी सूचकांक पे क्या ऊपर, कि गरीबी सूचकांक का अध्ययन किस प्रकार से किया जाना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि जो अपनी गरीबी है उसके कारण, इसके बारे में बात करेंगे। रीजंस ऑफ पुअर्टी। रीजंस ऑफ पुअर्टी, गरीबी के कारण क्या क्या है, यह आज का अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। आज का जो अपना गरीबी टॉपिक था उसका लास्ट पॉइंट है गरीबी के कारण। क्या दोस्तों? गरीबी के कारण, रीजंस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या क्या है, ये अपना लास्ट पॉइंट रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ अपना जो गरीबी टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आपका जनसंख्या। क्या आता है दोस्तों? जनसंख्या। अभी दोस्तों बात करते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से डिपेंड करती है। दोस्तों अपने जो इंडिया है या कोई भी देश रहता है वहां पे गरीबी ज्यादा क्यों होती है, जनसंख्या पे वो किस प्रकार से निर्भर करती है। तो बात करते हैं, अगर ज्यादा जनसंख्या है और संसाधन क्या होते हैं किसी भी देश के अंदर, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, जो जीवन यापन के साधन है वो लिमिटेड है। तो एक कारण हो गया जनसंख्या, दूसरा आपका हो गया जीवन यापन के साधनों का, जीवन यापन के साधनों का लिमिटेड होना। लिमिटेड होना क्या है, इसका क्या क्या है कारण है कि गरीबी के कारणों में कौन कौन सा आता है दोस्तों? पहला तो आ गया जनसंख्या, दूसरा आपका आ गया जीवन यापन के साधनों का लिमिटेड होना, तीसरा बात करें तो आ गया आपका कृषि पर निर्भरता। क्या दोस्तों? कृषि पर निर्भरता। आप सभी को पता है कि भारत की लगभग 51% जनसंख्या किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और दोस्तों जो कृषि पर जनसंख्या निर्भर है वो जीडीपी में आपका कितना प्रतिशत योगदान देती है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लास में करवाया था। और दोस्तों आज का जो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा वो यही है कि कृषि पर भारत की 51% जनसंख्या निर्भर करती है, तो वो कितना प्रतिशत योगदान अपना जीडीपी के अंदर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर देती है, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर देती है। आज का अपना यही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका कारण है, उसके अंदर आता है आपका औद्योगिक विकास में कमी। क्या आता है दोस्तों? औद्योगिक
विकास में, औद्योगिक विकास में कमी। और जो आपका नेक्स्ट रीजन आता है वो आता है शिक्षा, लिटरेसी रेट, अशिक्षा इसको हम बोल सकते हैं कि आपकी अशिक्षा कितनी है। वो भी किसका कारण है दोस्तों, गरीबी का कारण है। और एक दोस्तों जो मेजर कारण है, इंपॉर्टेंट कारण जो एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी किसका कारण है दोस्तों, गरीबी का कारण है। ये आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भ्रष्टाचार किस कारण से है। तो दोस्तों गवर्नमेंट बहुत से ऐसे स्कीम्स लेके आती है जिनके माध्यम से जनता को फायदा होता है, लेकिन भ्रष्टाचारी लोग ऐसे हैं वो बीच में ही उस योजना का पैसा खा जाते हैं। तो दोस्तों जो भ्रष्टाचार है वो भी गरीबी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, गरीबी के क्या कारण है, जनसंख्या, संसाधनों का सीमित होना, अपनी जो औद्योगिक विकास है उसमें कमी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा भ्रष्टाचार, कृषि पर निर्भरता। और जो आपका आज का क्वेश्चन था वो था कि कृषि जीडीपी में अपना कितना प्रतिशत योगदान देती है। ये सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमारा जो गरीबी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। गरीबी से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पॉवर्टी से, तो वो इस क्लास से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आपको क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।